में आया होगा। जीन की वजह से जीन की वजह से जो रेड बन रहा होगा वो रेडनेस नहीं आ रही, तो कलरलेस यानी व्हाइट आई बन गई है, तो वो म्यूटेंट करेक्टर बन के आ गया। म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, म्यूटेशन को डिस्कवर किया था, या म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो ह्यूगो रिवीज ने दिया था। आप इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं, मैंने भी पीछे आपको पढ़ाया, ह्यूगो रिवीज ने दिया था। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो क्या कहलाती है, द म्यूटेशन थ्योरी। इनकी जो थ्योरी या जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, द म्यूटेशन थ्योरी है। इसमें इन्होंने दिया, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि म्यूटेशन किस तरीके से स्पीशीज या इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं। कब, वाइल वर्किंग ऑन, किस पे काम किया था वो भी आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वाइल वर्किंग ऑन इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा। ये प्लांट है ओइनोथेरा लैमार्कियाना, पीछे भी लिखा हुआ है। तो ओइनोथेरा प्लांट पे काम करके ह्यूगो रिवीज ने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। अब म्यूटेशन थ्योरी क्या है वो तो एक्चुअली इवोल्यूशन में पढ़ते हो, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि म्यूटेशन थ्योरी क्या है, उसके लिए अलग चैप्टर है। आप ऑलरेडी इवोल्यूशन में उसे पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे जैसे। अब ये जो म्यूटेशन है, हम बेसिकली पूरा टॉपिक म्यूटेशन को लेके पढ़ने वाले हैं, मतलब जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर का ऑलरेडी आप सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। म्यूटेशन थ्री टाइप्स के होते हैं। नाउ, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने टाइप के हैं, थ्री टाइप्स के। कौन से कहलाते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक वो होते हैं जिनके क्रोमोसोम में नंबर में चेंज आएगा, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है तो ऐसे म्यूटेशन क्या कहलाते हैं, जीनोमैटिक। जैसे 2n = 46 हमारा है, अगर बॉडी में 2n = 43 या 45 या 47 हो गया अदर देन 46, तो वो क्या कहलाएगा, जीनोमैटिक म्यूटेशन कहलाएगा। सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर करना है चेंज, और कुछ नहीं करना। दूसरा क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं, नंबर तो 46 का 46 रहेगा, बट एक क्रोमोसोम कोई भी ले लीजिए 46 में से, उसमें मान लीजिए ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। हमने कहा ना कि जीन का लीनियर अरेंजमेंट होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मैं इस जीन को आगे पीछे भी अगर कर दूंगा, ए बी सी डी की जगह अगर मैंने ए डी बी सी कर दिया, डी को चौथे नंबर की जगह दूसरे नंबर पे ले आए, तो भी म्यूटेशन बन जाएगा, है ना। ठीक है? तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन, है ना। एक जीन का जो सीक्वेंस है आप फॉलो, वो सीक्वेंस चेंज करोगे, इससे फर्क क्या पड़ेगा बताओ। अगर मान लीजिए एक क्रोमोसोम पे ये चार जीन है, ए बी सी डी। अब मैंने क्या किया है कि ए डी सी बी कर दिया, डी को यहां से निकाल के यहां कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा, ये म्यूटेशन हो गया। आपको क्या समझ में आता है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। बोलो, पोजीशन चेंज हो गई बस सर। तो क्या फर्क पड़ेगा, है तो इसी क्रोमोसोम पे, कहीं और तो गया नहीं। हमारी बॉडी पे मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम के पेयर है। अगर मैं 11वें क्रोमोसोम पे जो है वो एक जीन की पोजीशन केवल चेंज कर दूं, तो रहेगा तो हमारे क्रोमोसोम हमारी बॉडी में ही रहेगा ना, वो कोई जीन गायब तो हो नहीं रहा। फर्क क्या पड़ेगा इससे, कुछ नहीं सर। कोडिंग सीक्वेंस चेंज हो जाए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोडिंग सीक्वेंस तो एक जीन का होता है ना। नो चेंज होगा इसका, सर। इसकी इससे जो प्रोटीन बनेगी वो एक्स प्रोटीन बनेगी, इससे प्रोटीन जो बनेगी
ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, ये हो गई जेड, ये हो गई ओ। तो इससे प्रोटीन एक्स बनेगी, इससे ओ बनेगी, इससे वाई बनेगी, इससे जेड बनेगी। अब भी वही चार प्रोटीन बन रही हैं जो चार यहाँ बन रही हैं। नो चेंज होगा फिर। नहीं, चेंज तो होगा, म्यूटेशन है, चेंज के बिना तो मतलब ही नहीं है। अच्छा। सर बी के सामने बी ही होता है ना। कोई बात नहीं, आप होमोलॉगस का पेयर बना लो, ये लो, ऐसे ही बनेगा, एक्चुअली ऐसे ही बनेगा। ये लीजिए, पेयर बना लीजिए आप, कोई इशू नहीं। अब बताइए चेंज क्या होगा। कितनी जेनेटिक्स की बात आप समझते होंगे, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, कितनी बात आपको समझ में आई कि अगर जीन को आगे पीछे कर दें तो क्या फर्क पड़े। तो जो फंक्शन डी बाद में कर रहा था वो पहले करने लगेगा बस। फंक्शन तो बॉडी में सारे एक साथ होते हैं, कुछ बाद में और पहले थोड़ा ना होता है। जिस टाइम पे मैं न्यू खा रहा हूँ उस टाइम पे मैं सुन भी रहा हूँ, उसी टाइम पे मैं बोल भी रहा हूँ, उसी टाइम पे मैं देख भी रहा हूँ। सारे क्या फंक्शन पता, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्या पता सर इंटरनल चेंजेस हो। तब भी तो इंटरनल चेंजेस भी होंगे, तो साइमल्टेनियस ही तो होते हैं सारे। भाई बॉडी को मेटाबॉलिज्म करने के लिए मान लो 1000 एंजाइम एक सेकंड में चाहिए, तो एंजाइम मतलब प्रोटीन, तो 1000 प्रोटीन तो यहाँ भी बन रही है, 1000 यहाँ भी बन रही है। सर उसमें ये क्या रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट कैसे बन जाएगा? सर जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो चेंज नहीं होगा उससे। क्या चेंज होगा? रिकॉम्बिनेशन में कुछ नहीं होगा। होगा, इसमें चेंज केवल ये आएगा, मैं बताऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी, बस आप, मैं चाहता हूँ कि आप वो सोचिए खुद से। इसमें चेंज ये आएगा कि यहाँ पे ए और डी का क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दूर दूर हैं। तो ए और डी के जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते होंगे वो बन ही जाएंगे। डी अगर यहाँ ले आओगे तो अब ए और डी का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, पास पास हो गए, हाँ सर रिकॉम्बिनेशन की हाँ। फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। यहाँ हो सकता है ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर ना होता हो, नहीं होगी। लेकिन अगर ये यहाँ पहुंचा दिया तो अब ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगा। और अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा या कम हो गया तो आने वाला इंडिविजुअल जो है वो वेरिएबल हो जाएगा, प्रोटीन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटीन तो एक जीन की बनती है, मैं इस जीन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, पूरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तो ना चेंज किया मैंने, मैंने तो इसको उठा के इधर कर दिया या इसको उठा के इधर कर दिया। तो केवल चेंज ये आएगा कि उससे रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अब पता चला जिस चीज में रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए था वहां तो हुआ नहीं, और जिन जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था वहां होना शुरू हो गया, यस है ना? सर। ये चेंज आएगा, तो दैट इज व्हाट म्यूटेशन। ये स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि जो आपको 11th में पढ़ाया गया कि आपने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्रोमैटिड पढ़े होंगे, सैटेलाइट पढ़ा होगा, सेंट्रोमियर पढ़ा होगा, उनमें कुछ नहीं हो रहा। क्रोमोसोम पे जो जीन्स का लीनियर अरेंजमेंट है, अगर आपने केवल जीन की रीशफलिंग कर दी, किसी भी जीन को कम ज्यादा नहीं किया है, अगर कम ज्यादा कर दोगे तब तो फर्क आएगा ही आएगा। मान लो दो जीन काट के अलग कर दिए, तब तो दो प्रोटीन नहीं बनेंगी, और काट के अलग करने के बाद आपने मान लीजिए दो जीन कहीं और जोड़ दिए तो दो प्रोटीन कहीं ज्यादा बन जाएंगी, वो तो चेंज हो ही गया। बट केवल अगर जीन की पोजीशन भी आगे पीछे की, रीशफलिंग ऑफ जीन किया, चार क्रोमो जीन थे एक क्रोमोसोम पे, चार ही अभी रखे हैं बट आगे पीछे कर दिए, तो भी म्यूटेशन हो जाएगा, तब भी जो है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। तीसरा क्या है, अब वो जो आप कह रहे थे कि एक जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जीन क्या होता है, एटीजीसी से बनता है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, इसमें अगर कोई चेंज आपने किया तो इसे बोलते हैं जीन म्यूटेशन। सर ये जो बुक में वो दे रखा था राम हैज रेड कैप, उससे उससे कंपेयर नहीं करना था? बुक में क्या दे रखा है बेटा? रेगुलर बेसिस में वो सेंटेंस दे रखे है ना, राम हैज रेड कैप, उसमें फिर बी जोड़ वो दिया, ये फिर वाला है, बी आई जोड़ दिया। वो ये वाला है, जीन म्यूटेशन है, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड को या जो भी लेटर लिखा हुआ है, एक लेटर को आप आगे पीछे करोगे तो आगे का सब बदल जाएगा, वो जीन म्यूटेशन कहलाता है। दैट इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ, ओके सर। वो एक जीन के अंदर की बात है। मैं आपको एक क्रोमोसोम पे जीन के चेंज करने की बात कर रहा था, और यहाँ क्रोमोसोम का नंबर ही चेंज हो गया। तो तीन टाइप के म्यूटेशन होते हैं, अब किसमें क्या है उस पे आते हैं।
इनमें से कुछ ऑलरेडी, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग आप पहले ही पढ़ चुके हो तो आपको समझ में आएगी। सबसे पहला क्या है हमारा, जीनोमैटिक म्यूटेशन, जहाँ पे नंबर चेंज करेंगे। ये भी दो टाइप का है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कहलाता है पॉलीपोलाइडी। याद है पॉलीपोलाइडी को आपने पढ़ा था, इट्स ए कॉज ऑफ चेंज। आपने जो प्लांट ब्रीडिंग में थर्ड स्टेप पढ़ा था, मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, उसमें सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन और पॉलीपोलाइडी पढ़ाया था, तो दैट इज सेम। तो अगर ये चैप्टर पहले, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर पहले दिया है, तो पॉलीपोलाइडी आप यहाँ पढ़ते, उसको अप्लाई प्लांट ब्रीडिंग में करते। पॉलीपोलाइडी का मतलब क्या पढ़ाया था, जल्दी हो जाएगा सारा कुछ। हैविंग मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेट पूरे पूरे बदलेंगे, है ना। सेट बदलने का मतलब क्या है कि 2n तो डिप्लॉयड होता है, n हैप्लॉयड होता है, तो 3n बनेगा, 4n होगा, 5n होगा, 6n होगा, ऐसे। जैसे हमारी बॉडी में अगर पॉलीपोलाइडी होती तो n इजिकल टू 23, 2n इजिकल टू 46। अब 46 से 47 नहीं आएगा, सीधे सीधे क्या आएगा, 3n आएगा, 3n इजिकल टू 69, है ना। फिर 70 नहीं होगा, फिर आएगा सीधे सीधे 4n, एंड 4n इजिकल टू जो आना चाहिए दैट इज 92, वो आएगा। तो पूरा का पूरा सेट जो है वो बदलेगा, और बदलने में बढ़ेगा, कम नहीं करना है ना। ये माइनस नहीं हो सकता, मोर देन 2 है, ज्यादा ही होंगे, दो से कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो पॉलीपोलाइडी क्या कहलाता है, हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। नेचर में भी होती है, आपको पढ़ाया था नेचुरल पॉलीपोलाइडी। ये क्यों होती है, दिस इज ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकाइनेसिस ना करें आप आफ्टर टीलोफेज, आ रही बात समझ में, माइटोसिस याद करो, इसको आप क्या बोलते हो, ये कहलाता है नॉन डिसजंक्शन। नीट का ही क्वेश्चन है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। हालांकि माइटोसिस में भी आपने पढ़ा। अगर आप साइटोकाइनेसिस ना करें तो टीलोफेज में क्या है, एक सेल में दो न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस में अगर 2n इजिकल टू 10 है तो दूसरे में भी 2n इजिकल टू 10 होगा, तो पूरी सेल में कितना हो गया, 4n इजिकल टू 20। अगर साइटोकाइनेसिस करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट साइटोकाइनेसिस अगर नहीं करोगे तो क्या बन जाएगा, 4n इजिकल टू 40 हो जाएगा। तो 2n की जगह सीधे सीधे ऑर्गेनिज्म क्या बन गया, 4n बन गया। तो नेचुरल पॉलीपोलाइडी होती है कि अगर साइटोकाइनेसिस फेल हो जाए, है ना। साइटोकाइनेसिस के फेल होने में रीजन क्या कहलाता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। आ रही है ना बात समझ में, माइटोसिस ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। अगर ये काम हम करेंगे तो कैसे करेंगे, जल्दी बताओ, आर्टिफिशियल पॉलीपोलाइडी कैसे होगी, सर कोलचिसिन। कॉल्चिसिन से। कॉल्चिसिन क्या काम करता है, क्रोमोसोम नंबर को डबल कर। कैसे, कॉल्चिसिन आप जानते ही हैं, मैं दूसरा नाम भी लिख रहा हूं आपको एक क्वेश्चन में, कॉल्चिसिन या ग्रेनोसेन, ये मिल जाएगा। इट्स ए केमिकल कंपाउंड, सिंथेटिक है। कॉल्चिसिन आपने पढ़ा था कि प्लांट से मिलता है। कौन से प्लांट से मिलता है कॉल्चिसिन, कोलचिकम ऑटम कॉल्चिकम ऑटरनेल फैमिली, लिलिएसी। लिलिएसी। क्या काम करता है कॉल्चिसिन, पॉलीपोलाइडी इंड्यूस करता है। कैसे, क्रोमोसोम का नंबर डबल करेगा। क्रोमोसोम का नंबर कैसे डबल करेगा बताओ, क्रोमोसोम का नंबर डबल कैसे होगा, मतलब कॉल्चिसिन का एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है। आपने माइटोसिस में माइटोटिक इनहिबिटर पढ़े होंगे, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, दिस एक्ट एज माइटोटिक इनहिबिटर, ये माइटोसिस को इनहिबिट करता है। कैसे बताओ,
इसको माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। तो माइटोटिक को इनहिबिटर कैसे बनेगा? ये स्पंडल फॉर्मेशन नहीं बनने देता भाई। स्पंडल फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा, एनाफेज में क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे ले जाने में किसका रोल है? स्पंडल का ही तो है कि स्पंडल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्रोमोसोम बीच में से टूटेगा और अलग अलग पोल पे ले जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन गए, साइटोकाइनेसिस हो गई तो दो सेल अलग हो गई। एस फेज में आप डीएनए तो डबल कर ही चुके हैं, अगर आपने स्पंडल नहीं बनाए, क्रोमोसोम को लंबाई में स्प्लिट नहीं किया, तो क्या होगा? अगर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? दुगने क्रोमोसोम हो जाएंगे ना। इसका काम क्या है? ये भी एग्जाम में आया है ना, इट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पंडल। माइटोटिक स्पंडल की वजह से क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। क्या कहते हैं उसे? क्रोमोसोम का जो मूवमेंट एनाफेज पे होता है, अपोजिट पोल पे स्पंडल कॉन्ट्रैक्ट करके क्रोमोसोम को लेके जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कांग्रेशन। नहीं, उसको कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाते हैं तो क्या कहलाता है? डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, या उसको बोलते हैं एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ हमने क्या लिखा है? नॉन डिसजंक्शन। तो रीजन क्या है कि अगर स्पंडल कॉन्ट्रैक्ट, स्पंडल बने ही नहीं, स्पंडल बने नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, तो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे नहीं जा पाएंगे। तो अगर जाते तो नॉर्मल माइटोसिस होती, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता एट एनाफेज। यहाँ क्या लिखा है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये जितनी बातें मैंने लिखी हैं सब एग्जाम में आ चुकी, सारे आईपीएमटी के क्वेश्चंस। मतलब एक कॉल्चिसिन वाली बात को लेके बाल की खाल निकाल के उन्होंने सब कुछ पूछ रखा है। प्लांट फैमिली मटेरियल क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ करता है, क्यों करता है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। इसलिए ये सारी बातें दोबारा लिखिए, इनमें से कुछ चीजें ऑलरेडी प्लांट ब्रीडिंग में आप लिख चुके। अब आपको मैंने पॉलीपोलाइडी में भी पढ़ाया था कि पॉलीपोलाइडी जो है ये भी अलग अलग टाइप की होती है, ऑटो एलो या ऑटो एलो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पॉलीपोलाइडी में आपको बस ये याद रखना है कि मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो ये ऑप्शंस निकल के आ जाए। एलो पॉलीपोलाइडी में पढ़ाया था आपको कि अगर डिफरेंट जीनोम्स होंगे, याद है आपको? एलो पॉलीपोलाइडी में एग्जाम्पल आपने ट्रिटिकेल और रेफेनोब्रेसिका लिखा था, बोलो याद यस है? सर। अगर याद है तो ठीक है, दोबारा नहीं लिखा। अगर आपको याद है तो इट्स गुड। वहां पे आपने रेफेनोब्रेसिका का एग्जाम्पल लिखा था और ट्रिटिकेल का लिखा, क्योंकि उसमें हमने दो को क्रॉस करा के बनाया था तो वो एलो हो गए, डिफरेंट हो गए। एक ही को करोगे तो क्या बन जाएगा? ऑटो बन जाएगा। तो एलो पॉलीपोलाइडी के बारे में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये 3 टाइप की होती है। एक ऑटो पॉलीपोलाइड है ना, जैसे मान लीजिए डबल ए होते तो क्या होता है? डिप्लॉइड फॉर एग्जाम्पल। तो ये 4 बार लिख दो, 6 बार लिख दो। एक ही जीनोम कई बार आएगा तो क्या कहलाएगा? ऑटो। अपना ही जीनोम बार बार आ रहा है। ऑटो पॉलीपोलाइड का एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो मेज, राइस, ये ऑटो है। दूसरा आपको मैंने करा रखा है एलो पॉलीपोलाइड, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसी को आपने लिखा था डिफरेंट, लाइक डबल ए डबल बी, ऐसा। तो यहाँ 2 जीनोम है जिसमें एक जीनोम पॉलीपोलाइड है। 2 या 2 से ज्यादा जीनोम होते हैं तो क्या बन जाता है? एलो पॉलीपोलाइड बन जाता है। इसी में आपने लिखा था रेफेनोब्रेसिका, क्योंकि यहाँ पे मूली और सरसों दोनों का क्रॉस कर दिया गया। या ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल आपने पूछा भी था कि ट्रिटिकेल कैसे बनता है, तो अब लिख देता हूँ। ट्रिटिकेल बनता है ट्रिटिकम यानी गेहूं, वीट, और इसका क्रॉस किया जाएगा एक ग्रास है सीकेल सीरियल, इसे राई बोलते हैं। राई सरसों वाला राई नहीं है, इट्स ए ग्रास। तो जब आप ट्रिटिकम का क्रॉस सीकेल सीरियल से करोगे तो ट्रिटिकेल बन जाए।
तो यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट के जीनोम आएंगे जैसे ये बने हुए। तीसरा, अगर इन दोनों को मिला दोगे तो ऑटो एलो वो भी बन जाएगी, ऑटो एलो भी हो सकता है। जैसे ये तो हो गया, इस तरीके से लिख लो, ऑटो एलो है तो इनके ऑड नंबर में लेके आ जाओ, जरूरत नहीं है, आप यही याद रख लीजिए। आपको पॉलीपोलाइड से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कॉल्चिसिन को लेके हैं या रेफिनोब्रेसिका और ट्रिटिकेल को लेके हैं, है ना, वो याद रखिए। तीसरा अगर लिखोगे तो ऑटो और एलो का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ऑटो एलो पॉलीपोलाइड। बस इतना याद कर रही है तो भी चलेगा। क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस सेक्शन से आते हैं, ठीक है। तो जीनोमैटिक में ये पहला हुआ जिसमें आप पूरा का पूरा सेट, और वो भी इंक्रीज ही करोगे, मोर देन 2, कम नहीं करोगे, ज्यादा ही करोगे। तो 3 4 5 6 ऐसे नंबर बढ़ता चले। अगर हम केवल एक या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा करें, पूरा सेट नहीं करेंगे, केवल एक क्रोमोसोम, जैसे 46 है हमारे पास तो हम 47 क्रोमोसोम कर लें या 45 कर लें, तो क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं एन्यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी आपकी बुक में प्रॉपर दिया हुआ है डिटेल में। सेकंड क्या है, एन्यूपोलाइडी। सर काफी ब्लर हो रहा है कुमार, ब्लर तो नहीं होना चाहिए बेटा, देखो दिख रहा है आपको? नहीं सही है सर। नहीं सर ब्लर नहीं है। ठीक है। एन्यूपोलाइडी क्या कहलाता है, एन्यूपोलाइडी में हम क्या करते हैं, एन्यूपोलाइडी में एक या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा कर देंगे। अब एक्चुअली आप कहेंगे सर 4 कम कर दे तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये है कि एक क्रोमोसोम कम कर दोगे तभी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता, तो 4 करने की कोई बात ही नहीं आती। तो जो नेचर में केसेस को रिपोर्ट किए गए उनमें एक या दो क्रोमोसोम भी अगर इंडिविजुअल से कम हो गए या ज्यादा हो गए तो लीथल होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है ऐसे इंडिविजुअल्स की। तो इसलिए वो बात आती नहीं कि हम 5 क्रोमोसोम कम कर दें तो क्या, 10 क्रोमोसोम कम कर दें तो क्या। डेफिनेशन में आप लिख सकते हो लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, हैविंग, डेफिनेशन में तो यही आएगा, फीवर यानी कम कर दीजिए, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देन द नॉर्मल जीनोम। नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक, ये दो टाइप की है। कौन से दो टाइप हैं, एक कहलाता है हाइपर यानी ज्यादा अगर कर दो तो, हाइपर एन्यूपोलाइडी। एक होगा हाइपो, कम कर दो तो, एन्यूपोलाइडी। यहाँ पे एडिशन ऑफ 1 और 2, यहाँ पे लॉस ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम। अब अगर हम हाइपर में बात करें, हाइपर में कौन कौन से आपको पढ़ने, तो हाइपर में एक क्या कहलाता है, एक होता है ट्राइसोमी, ये सब आपकी बुक में दिए हुए हैं। ट्राइसोमी क्या कहलाता है, 2n+1, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, उसमें केवल एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा करोगे, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम। अब जैसे ह्यूमन में एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, डाउन सिंड्रोम दिया है, तो हमारी बॉडी में केवल क्या होगा, 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो एक क्रोमोसोम आपने ऐड किया वो कौन सा ऐड किया। हमारे पास तो 1 से लेके 23 क्रोमोसोम है, तो 11वें नंबर पे ऐड किया, 12वें नंबर पे ऐड किया, 21वें नंबर पे ऐड किया, 5वें नंबर पे ऐड किया, कौन सा ऐड किया ये भी, और एक ऐड करेंगे तो ट्राइसोमी है ही। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल जैसे आता है डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम आगे आपको पढ़ना है।
तो डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या कहलाता है? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। हमारे 21वां जो क्रोमोसोम का पेयर है ना, उसमें पेयर की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे। एक क्रोमोसोम 21वें नंबर पे बढ़ गया, तो एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो ट्राइसोमी हो गई, 21वें में बढ़ा तो ट्राइसोमी ऑफ 21st हो गई। उससे जो सिंड्रोम अपीयर होगा ह्यूमन पॉपुलेशन में, वो क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम कहलाता है। तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, या आप कह लीजिए कि डाउन सिंड्रोम एन्यूपोलाइडी का एग्जाम्पल है, और एडिशन से बना है। यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 2n इक्वल टू 47, और एक जो बड़ा है वो कौन सा बड़ा है? 21वें नंबर का बड़ा हुआ है। ऐसे ही आपकी बुक में लाइन फिल्टर दिया हुआ है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ये भी क्या है? ये भी ट्राइसोमी है, और ये ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। आपको पता ही है, एक्स और वाई लिखोगे तो 23वां क्रोमोसोम ही होगा, बट एक्स किस में? मेल में या फीमेल में? तो ये एक्स क्रोमोसोम इन मेल, एक्स एक्स वाई लिखा था ना अभी हमने बार बॉडी के टाइम पे। तो लाइन फिल्टर भी ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल। तो ये भी ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी आपकी बुक में दिया हुआ है। ऐसे ही मान लीजिए 2 बढ़ जाते तो क्या होता? टेट्रासोमी बोला जाता है, 2n+2, एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम का मतलब ये नहीं कि पेयर में कर दो, अलग अलग करने हैं या पेयर में करने हैं तो दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको एक ही जगह पे 2 क्रोमोसोम बढ़ाने हैं। लाइक अगर कहा जाए कि भाई 11वें नंबर का क्रोमोसोम है, तो उसमें पेयर यानी 2 क्रोमोसोम की जगह क्या आ जाएंगे? 4 क्रोमोसोम बनाओगे, तो बन जाएगा ये टेट्रासोमी ऑफ 11th क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में ऐसा कोई डिसऑर्डर रिपोर्ट तो नहीं किया गया, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि टेट्रासोमी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 2n+2। ट्राइसोमी तो आपकी बुक में दिया ही हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ट्राइसोमी तो आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। डाउन सिंड्रोम भी डिटेल में पढ़ोगे भी आप, लाइन फिल्टर भी कल वाली क्लास में पहुंच ही जाएंगे यहाँ तक, तो इन दोनों के बारे में डिटेल भी आपको पढ़नी। ठीक है, अब कम करके देख लेते हैं। ये जो एन्यूपोलाइडी वाला केस है, इस पे आते हैं। ये तो हो गए दोनों, हाइपर में 2 आएंगे, है ना। अब हम इसको देख लेते हैं, हाइपो में क्या आएंगे? हाइपो एन्यूपोलाइडी। अगर कम करके देखोगे तो क्या है? और ये दोनों तो इसमें हाइपर के केस में हो ही गए। अब कम करोगे तो यहां से भी आपको बुक में दे रखा है, क्या यहां से आएगा? यहां से आएगा मोनोसोमी। मोनोसोमी 2n-1, कोई भी एक क्रोमोसोम कम करना है आपको, है ना। दिस इज लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम का लॉस करोगे तो कौन से नंबर पे लॉस करोगे? यहां से जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है वो है टर्नर सिंड्रोम का, क्योंकि ये तीनों ही आपकी बुक में दिए। टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? लॉस ऑफ 1x, एक ही होगा, लॉस ऑफ x क्रोमोसोम, बट केवल फीमेल में से। टर्नर मेल में से नहीं हो सकता, है ना। टर्नर फीमेल ही होती है, जैसे लाइन फिल्टर मेल होते हैं, ऐसे टर्नर फीमेल होती है। डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम है, तो मेल फीमेल दोनों में ही होता है 21st। तो डाउन सिंड्रोम में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम में केवल मेल आएगा, और सॉरी लाइन फिल्टर में और टर्नर में सिर्फ फीमेल आएगी। तो दिस इज लॉस ऑफ 1x क्रोमोसोम इन फीमेल, ह्यूमन फीमेल। तो वो टर्नर सिंड्रोम क्या है। और अगर मान लीजिए आप, क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर ही होता है, अगर पेयर के दोनों क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, मतलब पूरा पेयर ही गायब हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? नलीसोमी। टू एन माइनस टू, दिस इज लॉस ऑफ
वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ऐसा कोई केस हमारी बॉडी में है तो नहीं जेनेटिक डिसऑर्डर में, बट टेक्निकली क्या कहलाएगा, नली सोनी का। डन। यस सर। क्लियर। छोटे छोटे से वर्ड एनसीईआरटी में है, बस आपको बस उन वर्ड पे ही फोकस करना है। तो ये हमारा पहला पोर्शन हुआ जीनोमैटिक म्यूटेशन, जिसमें पॉलीपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी दो टाइप है ना? और दोनों में से जो जो सिलेबस में है, पॉलीपोलाइडी में क्वेश्चंस कॉल्चिसिन को लेके सारे होंगे, या फिर रैफेनोब्रेसिका और ट्रिटिकेल याद रखना है आपको। और एन्यूपोलाइडी में 3 सिंड्रोम तो आपके हैं ही आगे, उनमें ट्राइसोमी ऑफ 21st, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल, और फिर मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। तो ये तीनों तो आप ट्राइसोमी और मोनोसोमी पढ़ोगे ही आगे, तो वो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, जिसमें हम जीन का नंबर चेंज करेंगे, या मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बेसिकली बदलना होता है। स्ट्रक्चर बदलने में आप जीन कम या ज्यादा भी कर सकते हो, या केवल अगर आपने जीन को आगे पीछे भी कर दिया, रीशफलिंग भी कर दी, तो भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और वो म्यूटेशन कहलाएगा। तो second one is called chromosomal mutation। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे क्या होगा, या तो लॉस होगा, लॉस का मतलब आप डिलीशन मान सकते हो, डिलीट हो गए जीन से, और गेन होगा, गेन में मतलब हम एडिशन मान लेते हैं ऑफ इस चीज का डीएनए सेगमेंट। एक डीएनए का टुकड़ा ही या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, टूट जाएगा या जुड़ जाएगा। डीएनए सेगमेंट का अगर टुकड़ा टूटेगा तो यानी उसके अंदर कई सारे जीन या तो हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, या फिर किसी और से जाके जुड़ गए तो ऐड भी हो जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, विच रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन सबसे कॉमन कहाँ होते हैं, कैंसर सेल्स के अंदर होते हैं ना। हमारी बॉडी में जो कैंसर के बायोलॉजिकल कॉज है, जो जेनेटिक कॉज है, उनमें से एक कॉज ये भी है, कॉमनली सीन इन कैंसरस सेल्स। अब आते हैं टाइप्स पे, कितने तरीके के हो सकते हैं, इजी है। देखो सबसे पहला क्या है, ए बी करके लिख लेते हैं, डिलीशन, ऊपर जो लिखा। डिलीशन क्या होता है, डिलीशन में जो क्रोमोसोम है उसके बीच में से डीएनए का टुकड़ा कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दिस इज लॉस ऑफ, बीच में हुआ है तो क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम, तो वो डिलीशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ऐसे बना लेते हैं, ये सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होती है, आपको पता होगा। इस पे जीन का सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ जी एच।
8 जीन है। अब हमें क्या करना है, इसमें बीच में से आप एक टुकड़ा काट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मैंने जो COD है, ये वाला जो पीस है, ये डिलीट हो गया, इसका डिलीशन हुआ। तो जब इसका डिलीशन होगा तो आपको मिलेगा क्या? आपको यहां से मिलेगा एक क्रोमोसोम, तो ये मिलेगा जिसमें A है, B है, फिर CD हट गया, ये सेंट्रोमियर है, E है, F है, G है, H है, और एक टुकड़ा मिलेगा जो C और D को कैरी करे। सो डिलीशन क्या हुआ? लॉस ऑफ इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम। हमें बीच में से क्रोमोसोम को तो टुकड़ा हटाना था, उसका लॉस करना था। मान लीजिए फॉर एग्जांपल C और D जीन्स डिलीट हो गए, तो बनने वाला क्रोमोसोम क्या रह जाएगा? ABEFGH और COD अलग हो गया। सर म्यूट हो गई आपकी वॉइस। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम था, इसमें से ये डिलीट हो गया। सर फिर से म्यूट हो गई। अब आ रही है? यस सर। ओके, सो ABEFGH और CD अलग हो गया। CD वाला जो पीस है ना, वो अगली सेल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मान लो एक सेल है, उस सेल में आप अगर इस चीज को इमेजिन करो, बताओ, ये सेल है, आपने एक क्रोमोसोम लिया, इस क्रोमोसोम में ABEFGH है और CD है। अब ये पोल बन गए, है ना, ये माइटोसिस के स्पंडल बन गए, एनाफेज होगी तो ये वाला हिस्सा तो इधर जाएगा, ये CD जाएगा इधर? बताओ नो सर। सर क्यों? CD क्यों नहीं जाएगा? किसी भी पोल पे CD क्यों नहीं जा रहा? सर क्योंकि वो सेंट्रोमियर से तो अलग हो गया इसलिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि C और D में सेंट्रोमियर नहीं है, और जो स्पंडल अटैच होते हैं वो सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर है उससे जुड़े होते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा पूरा सेल डिवीजन। ये स्पंडल का अटैचमेंट जो सेंट्रोमियर के ऊपर यहाँ पे काइनेटोकोर होता है उससे होता है, और CD में तो कोई सेंट्रोमियर है नहीं, तो CD ना इस पोल पे जाएगा ना इस पोल पे जाएगा, CD तो लॉस्ट हो जाएगा। अब अगर दो जीन ही मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म से कम हो जाए, तो दो प्रोटीन कम हो गई, फिनोटाइप जीनोटाइप सब बदल गया, है ना? ऐसे सर ये टर्मिनल नहीं हो सकता। टर्मिनल होगा तो कुछ और कहलाएगा। अब आपने बोला तो हम टर्मिनल भी कर लेते हैं। बी, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, उसे डिलीशन नहीं बोलते एक्चुअली। डेफिशिएंसी में होता है लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट। अगर हम मानते हैं कि A और B, इसमें ये वाली टिप टूट गई या इधर से टूट गई, किधर से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ AB segment is lost, तो ये डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ A एंड B। फिर ऐसे केस में क्या बनता? इधर से फिर रह जाता ये CDEFGH, ये सेंट्रोमियर, A और B अलग। तो ये डेफिशिएंसी है, एक एग्जाम्पल से समझ लिया हमने, और ये डिलीशन है। बाकी लिखा हुआ भी है, एक लाइन की है, टर्मिनल सेगमेंट या इंटर कैलोरी से। यहाँ CD लॉस होगा, यहाँ AB लॉस होगा, क्योंकि सेंट्रोमियर नहीं है। रीजन सिंपल है, सेंट्रोमियर अगर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए अगर ये होता कि मैं डिलीशन करूंगा, बीच में से तोड़ूंगा, बीच में से मैंने क्या तोड़ा? मैंने CDE, ये 3 जीन तोड़ दिए, ये वाला सेगमेंट तोड़ दिया, तो लॉस किसका होगा? CDE का होगा? नो सर, AB और FGH का। हाँ,
अगर ये, हाँ, अगर आपने ऐसे कुछ तोड़ा होता तो लॉस AB का होता और FGH का होता, मतलब ये डेफिशिएंसी बन जाती AB की और FGH की, क्योंकि जो सेंट्रोमियर वाला है वो तो अपोजिट पोल पे चला ही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड, थर्ड क्या है, फटाफट कर लेते हैं। इन्वर्जन। इन्वर्जन के केस में क्या होने वाला है? इन्वर्जन के केस में ये होने वाला है कि कुछ नहीं करना, केवल क्रोमोसोम के जीन बदलने हैं, मतलब आगे पीछे करने हैं, जैसे समझाया था आपको। और वो कैसे होगा? कई बार क्या होता है, सेल तो एक बॉल के जैसा है, उस सेल के अंदर मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, हमारे एग्जाम्पल ले लीजिए। 46 क्रोमोसोम है तो सबके धागे उलझे उलझे से रहेंगे। अगर उलझे उलझे से रहेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्रोमोसोम मुड़ जाता है। अब मुड़ जाएगा तो सेल की एक रिपेयर मैकेनिज्म भी होती है कि उसको, मतलब अगर फोल्ड हुआ है तो अनफोल्ड करके ठीक किया जाए। सेल में रिपेयर मैकेनिज्म भी होती है, सेल साइकिल भी होती है, सेल में डैमेज भी होती है, सेल में रिपेयर भी होती है। तो डैमेज को रिपेयर जब किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो सेगमेंट उल्टा जुड़ जाता है, और अगर उल्टा जुड़ गया तो क्या हो गया, जीन आगे पीछे हो गए। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या करना होता है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स इन्वर्टेड by 180 degree followed by रीअरेंजमेंट, रिपेयर, दोबारा से रीअरेंजमेंट हो। अब इसको कैसे समझोगे? मान लीजिए यही क्रोमोसोम मैं बार बार ले रहा हूँ, ABCDEFGH। इसी क्रोमोसोम में क्या हुआ, इस क्रोमोसोम में एक ट्विस्ट आ गया, लाइक दिस। अब ट्विस्ट आ गया तो क्या हुआ, ABC, और फिर ये नीचे घूम के D, यहाँ सेंट्रोमियर है, EFGH, है ना? बस ये ऐसे घूम के नीचे आ। अब जब इसको ठीक किया जाएगा, जब इसको रिपेयर किया जाएगा, तो रिपेयर करने में एक्चुअली क्या होगा, जब ये यहाँ से टूटेगा और टूट के जुड़ेगा तो बी नीचे आ जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा, तो बन गया ACBD, ये सेंट्रोमियर, EFGH। तो ये इन्वर्जन कहलाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, 180 पे रोटेट करके उसको जब जोड़ा तो सही जुड़ना चाहिए बट उल्टा जुड़ गया, क्योंकि डीएनए है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ पढ़ोगे आगे, तो डीएनए को पहले न्यूक्लियस एंजाइम आके यहाँ से तोड़ेगा और फिर लाइगेज आके जोड़ेगा। अब तोड़ने में जब तोड़ा तो ये सेगमेंट घूम गया, तो सी और बी की आ गया, रादर देन बी और सी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सर इसमें सेंट्रोमियर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? आप सेंट्रोमियर से ले लो, कोई बात नहीं, आप यहाँ से ले लो, बस उसको रीअरेंज करना है। यहाँ से मुड़ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ओके। यहाँ से मुड़ा या नहीं मुड़ा, फिर वो भी, इन्वर्जन के भी दो टाइप होते हैं कि सेंट्रोमियर का पोर्शन आएगा इन्वर्टेड जोन में या नहीं आएगा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से वैसे भी डिलीशन आपकी बुक में दिया है, डेफिशिएंसी दिया है, या अभी हम पढ़ने वाले डुप्लीकेशन ट्रांसलोकेशन वो दिए हुए। इन्वर्जन आपकी बुक में शायद नहीं, बट 5 टाइप का होता है तो ठीक है, एक और याद कर लो। फोर्थ क्या है? फोर्थ इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, मतलब बेसिकली एडिशन है ये, लेकिन एडिशन में नए जीन कहां से आएंगे, डुप्लीकेट होके आएंगे, कोई और जीन नहीं आ जाएंगे, जो है वही ऐड होंगे। यहाँ पे क्या होगा, हैविंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है। और क्यों आएगा, क्योंकि जो जीन्स हैं दे गेट डुप्लीकेटेड टू और सेवरल टाइम्स
कई बार हो सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 2 बार डुप्लीकेट हो, बट इन द सेम क्रोमोसोम। अभी भी हमने जितने भी पढ़े हैं उसमें एक ही क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, ABCDEFGH वाला, है ना। चाहे डिलीशन हो, डेफिशिएंसी हो, इन्वर्जन हो या डुप्लीकेशन हो, हमने इसमें 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं किए, एक ही क्रोमोसोम, है ना। जैसे ये था वही क्रोमोसोम, सेम एग्जाम्पल, ABCDEFGH। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि इफ CD इज डुप्लीकेटेड 2 टाइम्स, 2 बार डुप्लीकेट हुआ ये, तो अब क्रोमोसोम क्या बन जाएगा, ABCDCDCDEFGH, इस तरीके से। CD जो है वो डुप्लीकेट हुआ है यहाँ पे, ये जो CD था ये यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है, ऐसे। अब जब ये डुप्लीकेट होके आएगा तो इसे बोलते क्या है, एक ही जगह पे जब बार बार ये रिपीट्स होती हैं तो दे आर कॉल्ड टेंडम रिपीट्स। कहीं पढ़ा है आपने टेंडम रिपीट्स? यस सर। कहाँ? यस सर। VNTR। VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ये, जैसे मैंने तो लिख दिया इफ 2 बार, हमें नहीं पता होता, हमारे क्रोमोसोम में ऐसी बहुत सारी रिपीट्स हैं, बहुत सारी जगह डुप्लीकेशन हुआ है जिनका नंबर वेरिएबल है, सो दोज आर कॉल्ड VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो टेंडम रिपीट्स ऐसे आती हैं। अब ये बात यहाँ इस चैप्टर में नहीं है लेकिन अगले चैप्टर में है, तो मैंने आपको यहाँ समझाया कि अगर आए कि टेंडम रिपीट्स कैसे बनती हैं, तो इट्स ए काइंड, या टेंडम रिपीट्स आर द काइंड ऑफ, तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया क्योंकि वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं क्रोमोसोम। ठीक है, लास्ट ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलोकेशन। अलग अलग टाइप का होता है बट जो इंपॉर्टेंट है वो बात कर रहे हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, है ना। ये इंटर क्रोमोसोमल है, जब तक 2 क्रोमोसोम नहीं आएंगे तब तक ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। और दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं लेने, नॉन होमोलॉगस लेने। अगर होमोलॉगस में ये कर दोगे तब तो अलग बात है, नॉन होमोलॉगस हमें चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, सेपरेशन है ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट एंड इट्स यूनियन, ये जुड़ेगा कहा, टू ए नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जुड़ेगा किससे, नॉन होमोलॉगस से जुड़ेगा। तो दैट्स वाई ये, अब जैसे नॉन होमोलॉगस है तो क्या होगा, हम एक बनाते हैं क्रोमोसोम, ABCD सेंट्रोमियर EFGH, ठीक। अब एक क्रोमोसोम और बनाया है, मान लेते हैं IJKLMNOP। अब ये दोनों नॉन होमोलॉगस है ना, या होमोलॉगस है, बताओ। ये दोनों नॉन होमोलॉगस है या होमोलॉगस है? नॉन होमोलॉगस। क्यों, क्यों नॉन होमोलॉगस है? भाई दे आर नॉन होमोलॉगस क्योंकि जीन्स अलग अलग है। होमोलॉगस होते तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, या कैपिटल के सामने कैपिटल या स्मॉल के सामने स्मॉल। होमोजाइगस डोमिनेंस, होमोजाइगस रिसेसिव या हेटेरोजाइगोट। होमोलॉगस होते तो जीन सेम रहते, मतलब ABCDEFGH ही आता। अब क्योंकि जीन दूसरे हैं तो इसका मतलब ये नॉन होमोलॉगस है। अब नॉन होमोलॉगस में हमें क्या करना है, ये AB वाला जो सेगमेंट है, AB वाला सेगमेंट क्या होगा, वो यहाँ से टूटेगा क्योंकि ये टर्मिनल सेगमेंट का लॉस होगा, तो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंसी। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ से IJ वाला सेगमेंट है, IJ सेगमेंट यहाँ से टूटेगा तो ये इस क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी। लेकिन होगा क्या, ये यहाँ से टूट के यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से टूट के यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा।
तो दो क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये दोनों कैसे हैं? नॉन होमोलॉगस हैं। अगर ये दोनों होमोलॉगस होते और एक्सचेंज होता तो क्या कहते? बताओ। अगर ये होमोलॉगस होता और ऐसा क्रॉसिंग कोई, ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होता। और क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन में ही लिखा है आपने, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है, ये नॉन होमोलॉगस में एक्सचेंज ही तो हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। तो अगर वो क्रॉसिंग ओवर एलिजिबल है, मतलब लीगल है, तो इसको बोला जाता है इलीगल क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम में होना चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नॉन होमोलॉगस में हो रहा है। खैर, बनेगा क्या? आप बना लीजिए, आई जे और फिर यहाँ से सी डी ई एफ जी एच। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप यही लिखें। ए बी के एल एम एन ओ पी। इसको बोलते हैं क्योंकि ये म्यूचुअल हुआ, सो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, है ना। हमने ट्रांसलोकेशन कौन सा पढ़ा है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इससे एक्चुअली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कभी सुना है आपने फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन? सर फिलाडेल्फिया तो क्रोमोसोम 22 हाँ, को बोलते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होते हैं ना। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का मतलब क्या है? वो क्रोमोसोम जो फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन, फिलाडेल्फिया एक्चुअली एक सिटी का नाम है जहाँ पे पहला जेनेटिक केस आया जिसमें ये पता चला कौन कौन से क्रोमोसोम है। बताओ, फिलाडेल्फिया में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? कौन से दो क्रोमोसोम है? 22 एंड 9। 22 और 9। तो इनको आप बोलते हैं 22 और 9 के बीच में जो होता है तो वो फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन होता है बेसिकली। या उसको आप, क्रोमोसोम है तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन है तो फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन बोलो। फिलाडेल्फिया वो शहर है जहाँ पे पहला केस रिपोर्ट किया गया। होता क्या है इन क्रोमोसोम से? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम से क्या होता है? इससे होता है क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, से काइंड ऑफ कैंसर, है ना। एनीमिक कंडीशन होती है, डेथ हो जाती है। सीएमएल, सीएमएल एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आगे हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया जो होती है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स पे। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स वो हैं जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को शो करते हैं बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22 इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में 9 क्रोमोसोम का सेगमेंट 22 से जुड़ जाएगा, 22 का निकल के 9 पे जुड़, वो यहाँ से रिलेट करेगा। तो मैंने आपको ये इस तरीके से क्यों समझाया? आप कहें कि सर ये वाला टॉपिक तो एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें आप पढ़ते हो जिसको आपको समझने के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आपको याद भी ले। टैंडम रिपीट्स का रोल भी यहाँ पे आ गया, क्यों और कैसे। नाउ थर्ड टाइप क्या है हमारा? जीन म्यूटेशन, है ना। अब हम केवल एक जीन की बात करेंगे। जैसे ये सिंगल जीन है, आई, आई जीन है, तो आई जीन का एक डीएनए सीक्वेंस होगा, ए टी जी सी 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 जी जी ए टी ए टी, ऐसे करके एक पूरा जीन बनेगा। जीन क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब हम क्या करेंगे? केवल इस आई जीन के अंदर चेंज करेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड को कम ज्यादा या रिप्लेस करके जो है म्यूटेशन जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? जीन म्यूटेशंस क्या, जिसमें आप सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हो। सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। ये आपकी बुक में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दिया है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? अगेन इट्स अ काइंड ऑफ जीन म्यूटेशन। तो थर्ड इज जीन म्यूटेशन। क्लियर? अब कौन कौन सा है इसको फटाफट कर। सबसे पहला जो जीन म्यूटेशन था वो वही था जो टीएच मॉर्गन ने रिपोर्ट किया, व्हाइट आई ट्रेट इन ड्रोसोफिला। दैट वाज द फर्स्ट जीन म्यूटेशन जो डिस्कवर किया गया। तो ये अपने आप में याद रखने की चीज है। फर्स्ट जीन म्यूटेशन वाज बाय टीएच मॉर्गन। और क्या था वो? व्हाइट आई ट्रेट इन ड्रोसोफिला। इसीलिए आपने लिखा था कि ड्रोसोफिला में व्हाइट आई ट्रेट क्या है? म्यूटेंट है।
और रेड आई क्या है, वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड वो जो इवोल्यूशन में बने, और वाइट वो जो म्यूटेशन से। तो ये बात हो गई कि जीन म्यूटेशन किस तरीके से। अब जीन म्यूटेशन जैसे ये हुआ अपने आप हुआ, हमने तो ना किया था, तो ये नेचर में हो गया। नेचर में हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नेचुरल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के नेचुरल कॉजेस क्या क्या है, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। म्यूटेशन मतलब जीन म्यूटेशन हम पढ़, ये क्यों होता है, अलग अलग रीजन है। या तो रेडिएशन की वजह से हो सकता है, बैकग्राउंड रेडिएशन, दिस इज ड्यू टू बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस मतलब जो सोलर लाइट के साथ आते हैं। जैसे आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज भी म्यूटेशन कॉज करती है ना, या रेडियो एक्टिव रेज होती है। अब रेडियो एक्टिविटी अर्थ के क्रस्ट के बहुत अंदर है, बट हमारी वजह से अल्फा बीटा गामा रेज बाहर आ गई, उनसे कोई ऑर्गेनिज्म एक्सपोज हो गया और म्यूटेशन हो गया, तो दैट इज द नेचुरल या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। या फिर केमिस्ट्री में आप समझ जाओगे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या कहलाएगा, बताओ। डीएमिनेशन क्या होता है, अमीन ग्रुप का हटना। NH2 ग्रुप जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, तो अमीन का हटना डीएमिनेशन कहलाएगा। आपने बायोमॉलिक्यूल्स में 5 नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, याद है किसी को? Yes, एडेनिन, sir. ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, सबके स्ट्रक्चर बने हैं ना। Yes, sir. तो अगर आप उसमें देखोगे साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, उसमें से अगर आप अमीन ग्रुप हटा दो, डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, तो क्या बनेगा, बताओ। कौन सा बनेगा? आप पांचों स्ट्रक्चर को अगर याद है, नहीं तो आप क्लास के बाद देखिएगा, उसमें से अगर आप केवल एक अमीन ग्रुप को हटा दोगे तो एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस बन जाएगा। दोनों की केमिस्ट्री में केवल एक NH2 ग्रुप का फर्क है। तो अगर नेचर में डीएमिनेशन हो गया, क्यों हुआ वो बात नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन सडन है। हर जगह क्यों वाला रीजन नहीं आएगा कि म्यूटेशन क्यों हो रहा है, सर डीएमिनेशन क्यों हो गया, हो सकता है। अगर डीएमिनेशन आप किसी एक नाइट्रोजनस बेस का करोगे तो पता चला दूसरा बन गया। और आप जानते हैं डीएनए में पेयरिंग तो एडेनिन की थाइमिन के साथ ही होती है, ग्वानिन की साइटोसिन के साथ ही होती है। अगर डीएमिनेशन के बाद बेस पेयर ही बदल गया तो आगे सब कुछ बदल जाएगा। तो डीएमिनेशन भी एक नॉर्मल कॉज हो सकता है। या फिर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे आप, मैं पढ़ाऊंगा ये अगली क्लास में। 1-2 क्लास में हम डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट कर ही लेंगे, तो उसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जब लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे नए डीएनए बनते हैं तो कई बार कॉपी करने में गलती हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आने तो चाहिए बट नहीं आते, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉपी एरर म्यूटेशन। कॉपी एरर आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। डीएमिनेशन आप बायोमॉलिक्यूल में देख सकते हो। बैकग्राउंड रेडिएशन मैंने आपको समझा दिया, सनलाइट के रेडिएशन है या रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, इन सबसे भी नेचर में म्यूटेशन हो सकता है। हम अगर करेंगे जैसे पॉलीपोल, इसमें प्लांट ब्रीडिंग में आपने किया, प्लांट ब्रीडिंग में म्यूटेशन को भी तो आपने मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़ा था ना, तो क्या कहलाएंगे, इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। अब जो ये इंड्यूस्ड है इन्हीं पे फोकस करते हैं। इंड्यूस्ड कैसे होते हैं, बाय यूज ऑफ म्यूटाजेन। म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट्स क्या कहलाते हैं, म्यूटाजेंस कहलाते हैं। तो म्यूटाजेन को यूज करके ये काम, म्यूटाजेन अलग अलग होते हैं, दे मे बी रेज और केमिकल्स, या तो फिजिकल म्यूटाजेन है या केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल में क्या क्या आएंगे, जैसे हाई एनर्जी रेडिएशन है, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, है ना, जैसे यूवी रेज है, एक्स रेज है, गामा म्यूटेशन ऑलरेडी आपने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा हुआ है, ये सब हाई एनर्जी रेडिएशन। या कई बार बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी, हाई टेम्परेचर भी म्यूटेशन को इंड्यूस्ड करता है।
जैसे कोविड के केस में चल रहा है, वायरस म्यूटेट होते ही चला जा रहा है। और ये चीज ट्रॉपिकल बेल्ट में क्वाइट कॉमन है, क्योंकि ट्रॉपिकल बेल्ट का टेम्परेचर टेम्परेट बेल्ट से बहुत ज्यादा। एक रीजन जो पॉसिबली दिया जा रहा है वो टेम्परेचर की वजह से। केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक नाइट्रस एसिड, HNO2, सिर्फ नाम याद कर लीजिए, है ना। ये डीएमिनेशन कॉज करता है। अगर हम किसी डीएनए को, किसी सेल को HNO2 से ट्रीट कर दें तो उसमें डीएमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये डीएमिनेशन कॉज करता है। ये हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी डाई होती हैं कलर करने वाली जो कपड़ों में यूज करते हैं, एक्रिडीन। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला चैप्टर केमिस्ट्री में ढूंढोगे तो मिल जाएगी। एक्रिडीन डाइज होती हैं जो हम डाइंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं कपड़ों को रंगने के लिए, वो भी म्यूटाजेनिक होती है, वो म्यूटेशन कॉज करती है। बेस के एनालॉग हो सकते हैं। एनालॉग्स का मतलब GOU, एनालॉग का मतलब क्या होगा, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के जैसे हैं। अगर ये आ जाएंगे तो नॉर्मल बेस पेयरिंग नहीं होगी और उसका मतलब म्यूटेशन हो जाएगी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप याद। अब बात करते हैं कि म्यूटेशन की मैकेनिज्म क्या है। जैसे आपकी बुक में डायरेक्टली दिया है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, और सिकल सेल एनीमिया जो पॉइंट म्यूटेशन है वो क्या होता है। उन दोनों पे आते हैं। हमें बेसिकली मैकेनिज्म म्यूटेशन की पढ़नी है, जो आपकी बुक में दो एग्जाम्पल से समझाई गई है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और एक पॉइंट म्यूटेशन। So now we have mechanism. कैसे जीन म्यूटेशन काम करते हैं। इसके बाद क्लास है आपकी। यस सर। ओके, फिर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना हो सकता है उतना देख लेते हैं। अब जीन में जब आप म्यूटेशन करोगे तो बेसिकली ये दो तरीके से हो सकता है। मैकेनिज्म के बेसिस पे जीन म्यूटेशन दो टाइप की होती है। एक क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट। हालांकि इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगले चैप्टर में भी दिया हुआ है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट में हम एक्चुअली क्या करते हैं, फ्रेम शिफ्ट में हम केवल एक जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा, है ना, जैसे एडेनिन केवल है, एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस, उसको अगर आप डिलीट कर दो या उसको ऐड कर दो, तो जिस जगह से ऐड या डिलीट करोगे उसके आगे का सब कुछ बदल जाएगा। जहां से एडिशन या डिलीशन होगा उसके आगे का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई फ्रेम शिफ्ट नाम दिया। ये क्या है, डिलीशन और इंसर्शन, इंसर्ट करना है ऑफ ए सिंगल बेस इन जीन या डीएनए, क्योंकि डीएनए पे ही जीन होती है, वो फ्रेम शिफ्ट है। इसका रिजल्ट क्या होगा, तो पेपर ऊपर कर दीजिए। ये लो बेटा। हो गया। यस सर। इसका रिजल्ट ये होगा, इस रिजल्ट से शिफ्टिंग ऑफ रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम क्या होता है, अगले चैप्टर के हिसाब से अगर बात किया जाए तो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए पे जो कोडॉन होते हैं, क्योंकि आप लोग पास आउट स्टूडेंट हो तो इसलिए समझ सकते हो कि कोडॉन ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, तो वो कोडॉन बदल जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं कि फ्रेम शिफ्ट हो गया। लेकिन वहां से शिफ्ट होगा जहां से इंसर्ट या डिलीट करोगे, है ना, उससे पहले का कुछ नहीं चेंज होगा।
केवल उसके बाद का चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक आपका एक रीडिंग फ्रेम बना हुआ है ATCCGTAACCCCCCA ऐसे कुछ बना हुआ है ना। तो हमारा फ्रेम क्या है, ये तीन तीन के कोडाउन होते हैं, मान लीजिए ये कोडाउन बने हुए। अब आपने क्या किया कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ, एडिशन ऑफ थाइमीन, टी ऐड कर दूंगा। अब टी ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा, ATCCG, ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 इनमें तो चेंज नहीं हुआ। अब टी 2 हो गए, TTAACGTCCCAGTA। लेकिन जब इसको रीड किया जाएगा, जब mRNA पे ये कोडाउन रीड होंगे, तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं आया, ये ATC था, अभी भी ये ATC है। दूसरा वाला CGT था, बट ये क्या बन गया, CGT। तीसरा वाला AAC था, बट अब क्या बन गया, TAA। यहां से देखो बदलते जाएंगे, फिर यहां से आएगा CGT, फिर यहां से आएगा CCC, फिर यहां से आएगा AGT, और ये खाली छूट के आगे जो भी डॉटेड। तो जिस पॉइंट से आप ऐड करोगे उसके आगे के सारे रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी को आपकी बुक में वो राम राम करके जो भी कुछ लिखा हुआ है, आप प्रॉपर एग्जाम्पल लो, जो कोडॉन्स ऑलरेडी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे, वहां पे भी ये चीजें दोबारा आएंगी। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वहां पे भी आप पढ़ोगे दोबारा, बट यहाँ भी वहां जेनेटिक कोड जब समझाया जाता है तो दोबारा से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ाया जाता है, क्योंकि जेनेटिक कोड में आप 3-3 लेटर के कोडॉन बनाओगे, हर एक कोडॉन का एक मीनिंग होता है। अब उस कोडॉन में मान लीजिए आपने एक, अच्छा यहाँ से अगर निकाल लेते तो क्या होता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, एक कम पड़ जाता है। ऐड करोगे तो एक बच गया। तो कोई भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड का अगर आपने एडिशन या इंसर्शन किया, रिप्लेसमेंट नहीं करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है कि टी इज रिप्लेस बाय सी, तो केवल ये चेंज होता, ये तो ना चेंज होते, 4 ये नहीं चेंज होते, उधर का भी नहीं चेंज होता, केवल ये चेंज होता। तो अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन या इंसर्शन कर रहे हैं। तो एडिशन या इंसर्शन करोगे तो क्या कहलाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर? Yes, sir. ओके सर। बस आज यस के सर। लिए, हाँ आज के लिए इतना ही। कल आप पॉइंट म्यूटेशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर और पेडिग्री एनालिसिस, 2 टॉपिक और बचेंगे आपके, तभी चैप्टर पूरा। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा। सर हाँ बोलो। सर यस। आपने जो कोई पॉइंट लिखवाया था, मैनी हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी सीन अंडर लो माइक्रोस्कोप, इसका मतलब क्या है? हेरिडिटी वेरिएशन तो वेरिएशन ही हो गए। मान लो जो ड्रोसोफिला को आप नेकेड आई से देखो, आई थिंक जो एक आपने कभी देखा हो फ्रूट फ्लाई को, तो लगभग शायद 1-1.5 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है। तो अब उसमें बहुत सारे, रेड आई तो आपको नेकेड आई से दिख जाती है, बट मान लीजिए उसके विंग्स को देखना है, विंग्स के अंदर कोई चेंज देखनी है, मतलब जो भी उसमें फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं उनको आप कैसे देखोगे। तो या तो हैंड लेंस होता है, आपने 9-10 के डिसेक्शन बॉक्स में देखा हो, तो एक हैंड लेंस होता है, उससे बड़ा करके आप देख लेते हो। या एक लो पावर की माइक्रोस्कोप भी आती है। लो पावर की माइक्रोस्कोप का मतलब होता है, जैसे आपकी लैब में होती है ना, 11th-12th की लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, उससे भी एक सिंपल वर्जन आता है, उसको हम लो पावर माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसमें केवल एक आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो उससे हम ऐसे ऐसे सेट कर लेते हैं। एक पतली सी ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब स्लाइड करते रहते हैं और उसे विजुअलाइज कर लेते हैं। ऐसे मान लीजिए सर लो पावर माइक्रोस्कोप एक apparatus है, उससे आप फ्लाई को बड़ा करके देख सकते हैं। हाँ बोलो। सर बैकग्राउंड रेडिएशंस में क्या होता है? बैकग्राउंड का मतलब विजिबल लाइट के अलावा जो डिफरेंट टाइप की रेज हैं हमारी नेचर में, वो सब बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाता है। जैसे आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फिजिक्स वाला देखो, तो उसमें आपको विजिबल लाइट से पहले और विजिबल लाइट के बाद जो रेडिएशन मिले, जो आपको रेज मिलेंगी,
वो बैकग्राउंड कहलाती है। विजिबल से पहले अल्ट्रावायलेट होगा, और रेड के बाद फार रेड, इंफ्रारेड, और उसमें अल्फा, बीटा, गामा, कॉस्मिक रेज, सब इस टाइप के जितने भी हैं ये सब बैकग्राउंड रेडिएशन के। ओके सर। रेडियो वेव्स भी होती हैं, कॉस्मिक वेव्स भी होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेज भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। तो ये दीज ऑल आर बैकग्राउंड। अब इनसे एक्सपोजर होगा तो ये म्यूटेशन कॉज करेगी। म्यूटाजेंस को लेके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हाँ म्यूटेशन की मैकेनिज्म को लेके काफी कुछ नीट में आता है। तो पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट आपको इम्पोर्टेंट है पॉइंट। सर हाँ कल हमने पढ़ा था म्यूटेंट जीन, वो रिडक्शन ऑफ हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन वाला। हाँ, सर उसमें क्या होता है हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन में? बस बाल काले की जगह किसी और कलर के हो जाएंगे, स्किन में काला कलर कम होता चला जाएगा। भाई मेलानिन नहीं बन रहा, मेलानिन की वजह से आपके बाल काले होते हैं, आपकी स्किन का कलर काला होता है। अगर मान लीजिए उसमें मेलानिन जितना कम करते जाओगे उतना स्किन के हिसाब से गोरे हो जाएंगे, बालों के हिसाब से बाल सफेद हो गए। ये भी म्यूटेशन का ही है? हाँ ओके सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल थैंक देखते यू हैं। सर। बाय। बाय बाय।